हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइए कैसे हो भाई और बहनों। अच्छे हो ना। कमेंट कीजिए, बताइए कैसे हो आप लोग। तो देखिए भाई और बहनों, हमने पिछले कक्षा में आप लोग को बताते आ रहे हूँ पिछले वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और फिर मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग को कोई टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। हमने बार बार आपको याद पार देती हूँ, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। टेंशन को हटाओ, क्योंकि बायोलॉजी वाले के पास टेंशन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं बायोलॉजी वाले ना ही थकते हैं और ना ही रुकते हैं, तो हम टेंशन क्यों ले। थकेंगे नहीं, नहीं रुकेंगे तो टेंशन क्यों ले। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे, और नए अंदाज में आप लोग को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ के जाना है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे। तो आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। विखंडन को परिभाषित करे। हमने क्या लिखा भाई और बहनों, विखंडन को परिभाषित करे। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। पता है आप लोग को, बताइएगा तो भाई और बहनों, पता है बताइएगा। तो लिखिएगा आप लोग, हम लिखाते हैं। ठीक है, नहीं पता है तो देखिए लिखिएगा, जनन की वह विधि। लिखिएगा, जनन की वह विधि जिसमें, लिखिएगा जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव, हमने क्या लिखा भाई और बहन, जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव स्वयं विभाजित कर संतान का निर्माण करता है, तो उसे विखंडन कहते हैं। तो आप लोग यहाँ तक लिख चुके हो भाई बहनों। हमने क्या लिखा, विखंडन को परिभाषित करें। तो आप लोग को क्या लिखना है, जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव स्वयं को विभाजित कर, यानी अपने अंदर, अपने मतलब क्या होता है, स्वयं मतलब अपना, विभाजित कर संतान का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्वि यानी विखंडन कहते हैं। ठीक है भाई और बहनों, द्विविखंडन मतलब होता है दो भागों में टूटना। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं, तो ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, अमीबा में विखंडन को सचित्र दर्शाए। इसका मतलब क्या है भाई बहनों, अमीबा में विखंडन को सचित्र दर्शाए। तो इसमें से फिगर बनाना हम बता रही हूँ कैसे होता। तो सबसे पहले देखिए, ये हुआ अमीबा। क्या है भाई और बहनों, अमीबा। और अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। ठीक है, उसके अंदर एक केंद्रक हुआ। अमीबा यह एक कोशिकीय होता है, केंद्रक हुआ। उसके बाद देखिए, ये केंद्रक हुआ और इसके अंदर कोशिका द्रव है। इसके बाहर क्या है, कोशिका द्रव है, और ये दो भाग में टूट गया। ठीक है, यानी विखंडन हो गया। तो अब देखिए अमीबा क्या होता है भाई और बहनों, एक कोशिकीय होता है। एक कोशिका से क्या बनेगा, केंद्रक का निर्माण होगा। केंद्रक से कोशिका द्रव का निर्माण होगा, और कोशिका द्रव से दो खंड में बट जाएगा, यानी विखंडन हो गया। ठीक है,
तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना? तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। हमने क्या बताया फिर से देखिए, अमीबा है, ये क्या है? अमीबा। क्या है भाई बहनों? अमीबा है। अमीबा को किसी, अमीबा से क्या बना? केंद्रक, केंद्रक से कोशिका द्रव, कोशिका द्रव से विखंडन हो गया, यानी दो भाग में बट गया। ये जो हुआ ये केंद्रक हुआ, इसके बाहर जो होता है वो कोशिका द्रव होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आप लोग को, कोई टेंशन नहीं ना? तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए और मैं ऊपर मिटाऊं, फिर अगले क्वेश्चन पे आती हूँ। ठीक है, तो मैं ऊपर मिटाऊं भाई बहनों। अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, शायद ये आप लोग को पता होना चाहिए। पुष्प में कुल कितने चक्र होते हैं? नाम लिखिए, लिखिए, नाम लिखिए। हमने क्या लिखा? पुष्प में कुल कितने चक्र होते हैं? नाम लिखिए। ठीक है, तो आप लोग नाम लिखिए, बताइएगा कितने चक्र होते हैं? 4 होते हैं। और वो 4 कौन कौन होते हैं? कोई बताइए, आप लोग में से कोई कीजिए कमेंट। बताइएगा या मैं लिखूं? मैं नीचे मिटाऊं भाई और बहनों? आप लोग को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, लिखिएगा आप लोग, 4 होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहला लिखिएगा इसका आंसर, प्रथम चक्र। क्या होता है प्रथम चक्र? बताइएगा क्या होता है? बाय दल पुंज। क्या होता है? बाय दल पुंज। और द्वितीय चक्र, द्वितीय चक्र क्या होता है? बताइएगा भाई और बहनों। बाय दल पुंज, उसके बाद द्वितीय दल पुंज। क्या होता है? दल पुंज। अब आप लोग बताइएगा तीसरा चक्र क्या होता है और चौथा चक्र क्या होता है? पता ही होगा, उसके नीचे जस्ट क्या होता है? बताइएगा, बताइएगा, लिखिएगा पहले। तीसरा चक्र क्या होता है? बताइए क्या होता है? उमंग, उमंग। उसके बाद चौथा चक्र, सही है, क्या होगा? जयांग। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। प्रथम चक्र क्या होता है? बाय दल पुंज। और द्वितीय चक्र क्या होता है? दल पुंज। और तीसरा चक्र क्या होता है? पुमांग। और चौथा जयांग। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? ये दूसरा चैप्टर आ गया ये। ठीक है, तो ये आपको पुष्प में मिलेगा ये सब, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ अगले क्वेश्चन पे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, जेम्यूल क्या है? हमने क्या लिखा भाई और बहनों? और क्वेश्चन है, जेम्यूल क्या है? ठीक है, यह संरचना किस जीव में होती है? तो हमने क्या लिखा भाई बहनों? जेम्यूल क्या है, यह संरचना किस जीव में होती है? तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, बताइएगा, तो लिखते हैं कि यह किस में होता है? ये तो कम से कम बताइए किस में होता है जेम्यूल? एक कोशिकीय जीव में। सही है, सही है। लिखिएगा
या स्पंज जैसे किसमें होता है, एक कोशिकीय जीव में, किसमें होता है, और लिखेंगे या स्पंज, क्या लिखें, या स्पंज जैसे एक कोशिकीय जीव में, और आगे बताइएगा आप लोग किसमें होता है, एक कोशिकीय जीव में। सही है। तो देखिए क्या लिखे हैं, या स्पंज जैसे एक कोशिकीय जीव में होते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, जीव में, एक कोशिकीय जीव में, किसके अंदर, शरीर के, इतना तो पता होना चाहिए, शरीर के अंदर किसमें होता है, या स्पंज जैसे एक कोशिकीय जीव में शरीर के अंदर, क्या लिखेंगे, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर बीजाणु होते हैं जो नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है भाई और बहनों, हमने क्या लिखा, या स्पंज जैसे कोशिकीय जीव में शरीर के बीजाणु होते, यानी अंदर बीजाणु होते हैं जो नए जीव का निर्माण करते हैं। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है, ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए भाई और बहनों। तो मैं ऊपर मिटाऊं भाई और बहनों, मिटा रही हूँ। कितना हुआ, 4। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, कायिक प्रबंधन क्या है। 5वां क्वेश्चन लिखिएगा, कायिक प्रबंधन क्या है। लिखिएगा, कायिक प्रबंधन क्या है। ठीक है, ऐसे लिखना है, कायिक प्रबंध क्या है। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर जानेंगे। तो आप लोग को पता होगा कायिक प्रबंधन किसमें होता है, जड़, तना, पत्ती में। सही है, तो आप लोग इसका आंसर लिखिएगा, जब पौधे अपने कायिक भाग, हमने क्या लिखा भाई और बहनों, जब पौधे अपने कायिक भाग किसमें, जड़, तना, पत्ती, क्या लिखा, जब पौधे अपने कायिक भाग जड़, तना, पत्ती में होता है, किस में होता है, पत्ती में होता है, तो किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है। हमने क्या लिखा, जब पौधे अपने कायिक भाग जड़, तना, पत्ती, लिखिएगा, पत्ती के द्वारा होता है, तो किसका निर्माण होता है, तो नए पौधे का निर्माण होता है, निर्माण होता है। जब पौधे में जड़, तना, पत्ती आने लगता है तो किसका निर्माण होता है, दिमाग लगाने वाला चीज है, किसका निर्माण होता है, पौधे का निर्माण होता है। तो हम इसे क्या कहेंगे, कायिक भाग कहेंगे, क्या कहेंगे, कायिक प्रबंधन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, कायिक प्रबंधन कहेंगे। तो आप लोग यहाँ तक लिख चुके हैं, तो लिख लीजिए, तो इसे कायिक
कायिक प्रबंधन या कायिक जनन, ऐसे होता है प्रबंधन। गलत लिख रहे हैं पर आप लोग बोल नहीं रहे हैं। ऐसे ही ना होता है प्रबंधन, बताइएगा तो। ऐसे ही ना होता है भाई और बहनों, आप लोग बता नहीं रहे हैं। ठीक है, देखिए ऊपर भी सही कीजिए आप लोग। प्रबंध, ठीक है। तो देखिए हमने क्या लिखा, तो इसे कायिक प्रबंध या कायिक जनन कहते हैं। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। ओके, अब मैं चलती हूँ फिर अगले क्वेश्चन पे। पता चल न गया, जड़ तना पत्ती से किसका निर्माण होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं, तो मैं नीचे मिटा रही हूँ। ठीक है, लिखिएगा अगला क्वेश्चन। देखो भाई बहनों, नए अंदाज में पढ़ना। हमने क्या बोला, नए अंदाज में पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग अगला क्वेश्चन लिखिएगा। कितना होगा, 6। लिखिएगा आलू, अदरक, आलू अदरक और या तथा ब्रायो फिल्म में कौन सा कायिक प्रबंध होता है, बताइएगा। आलू अदरक और ब्रायो फिल्म में कौन सा कायिक प्रबंध होता है, तो आप लोग बताइएगा जरा, बताइएगा। हमने क्या लिखा, आलू अदरक और ब्रायो फिल्म में किसके द्वारा कायिक प्रबंध, ऐसे लिखिए, किसके में, किसके, ठीक है, ऐसा ज्यादा अच्छा है, किसके द्वारा कायिक प्रबंध होता है या कायिक जनन होता है। तो आप लोग डालिएगा आलू, आलू, उसके बाद क्या है, अदरक, उसके बाद क्या है, ब्रायोफिल्म। तो अब आप लोग बताइएगा किसके द्वारा होता है भाई और बहनों। तो देखिए भाई और बहनों, आलू में किसके द्वारा होता है, आप लोग पढ़े हैं 11th में, कंद द्वारा, किसके द्वारा, कंद द्वारा। और अदरक में परकंद, किसके द्वारा, परकंद द्वारा होता है। और ब्रायोफिल्म में पत्ती, पत्तियों द्वारा, किसके द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा। तो आप लोग को समझ में आया, आलू अदरक और ब्रायोफिल्म में किसके द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, तो किसके द्वारा होता है, आलू में कंद द्वारा, कंद द्वारा, और अदरक में परकंद द्वारा, और ब्रायोफिल्म में किसके द्वारा, पत्ती द्वारा होता है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी अगले क्वेश्चन पे। कितना हो चुका है, 6 हो चुका है। कितना हुआ है, 6। अब मैं चलती हूँ अगले 7वां क्वेश्चन पे। 6 नहीं हुआ है, आप लोग पीछे पढ़ भी चुके हो। तो अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, मैं ऊपर मिटाऊं, आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। सब्र कीजिए भाई और बहनों, जरा सब्र कीजिए। तो आप लोग लिखिएगा, लिखिएगा बाय और अंता निषेचन में क्या अंतर है।
लिखिएगा बाह्य और अंतःनिषेचन में क्या अंतर है। ठीक है, क्या लिखेंगे, बाह्य और अंतःनिषेचन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे निषेचन। क्या जानेंगे, निषेचन। तो लिखिएगा आप लोग निषेचन देखिए, निषेचन इसमें हम क्या लिखेंगे, जब, लिखिएगा जब नर तथा मादा, नर तथा मादा के, जब छोड़ दीजिए, नर तथा मादा के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहलाता है। नर तथा मादा के संलयन क्या कहलाता है, संलयन निषेचन कहलाता है। ठीक है, क्या लिखे हैं, नर तथा मादा के संलयन। ठीक है, देखिए नर तथा मादा के, मादा युग्मक लिख दीजिएगा यहाँ। ठीक है, युग्मक के, तब ना होगा, नर तथा मादा युग्मक के संलयन को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। जब एक नर और मादा मिलता है तब उसमें निषेचन होता है, तब ना युग्मक का निर्माण होता है। तो आप लोग यहाँ तक समझे। अब हम जानेंगे निषेचन के प्रकार। तो ये दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। लिखिएगा, इसे मिटाऊं, लिखिएगा यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला दीजिएगा अंतःनिषेचन, अंतःनिषेचन। तो आप लोग बताइएगा इसके बारे में, आप लोग जानते होंगे अंतः मतलब क्या हो गया, जो अंदर से निषेचन करता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा इसका जरा। ठीक है, अंतःनिषेचन बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए भाई बहनों, हम जानते हैं क्या लिखे, अंतःनिषेचन या लिखेंगे आंतरिक निषेचन। क्या लिखेंगे, आंतरिक निषेचन या अंतःनिषेचन। अंतः मतलब भी हुआ अंदर, आंतरिक मतलब भी हुआ अंदर। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, थोड़ा सा भी बताइए, सही हो या गलत, बुरा नहीं मानिए। ठीक है, बताते जाइए, डरिए नहीं। ठीक है, तो आप लोग बताएं सही है। तो हम देखते हैं, अब लिखाते हैं। लिखिएगा जब निषेचन की, आप लोग सही बताए कि अंदर से जो करता है। ठीक है, जब निषेचन की क्रिया, जब निषेचन की क्रिया अंदर की ओर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन, निषेचन कहते हैं। जब निषेचन की क्रिया अंदर की ओर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर की ओर होती है, शरीर के अंदर की ओर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल में लिखिएगा, आवृत बीजी पादप स्तनधारी
इसका मतलब पता चला। यानी आवृत बीज जितने भी पौधे हैं सभी पौधे भी, और उसके बाद जैसे हो गया जानवर, जितना भी जानवर होता है वो आंतरिक निषेचन करता है। जानवर, दूध पिलाने वाले जानवर, जैसे हम लोग भी आ गए उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। जितने सारे जानवर, जितने सभी पौधे, वो सब किसमें आता है, आंतरिक निषेचन में आता है। अब हम जानेंगे बाह्य निषेचन, ठीक है। लिखिएगा बाह्य निषेचन। दूसरा है बाह्य निषेचन। तो आप लोग इसको बताइएगा, ये समझ गए तो ये भी समझ गए, जो बाहर से निषेचन करता है, ठीक है। लिखिएगा जब निषेचन शरीर के बाहर, क्या लिखे हैं, जब निषेचन शरीर के बाहर, ठीक है। क्या लिखे हैं, जब निषेचन शरीर के बाहर किसी माध्यम जैसे जल में होता है। अब समझ में आया, जब निषेचन शरीर के बाहर किसी माध्यम जैसे जल में होता है, तो आप लोग बताइएगा किसमें, जल में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखिएगा, तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा आप लोग मेढक, क्या लिखेंगे, मेढक, मछली, ठीक है, मेढक, मछलियां, ओके। तो देखिए आप ये कैसे, हमने क्या लिखा, जब निषेचन शरीर के बाहर किसी माध्यम जैसे जल में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेढक, देखिए मेढक अपने शरीर से युग्मक निकालता है पानी के अंदर, और युग्मक पानी से ही मिलके संतान का निर्माण करता है, यानी पानी में ही अपने संतान का निर्माण करता है, उत्पन्न, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, अच्छे से नोट बना चुके होंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखिएगा, ऊपर मिटाऊं, कितना नंबर था, 7 नंबर था ना, तो मैं मिटा रही हूँ। अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, 8 नंबर लिखिएगा, लिखिएगा 8 नंबर, मोनो कार्पिक तथा, देखिए मोनोकार्पिक तथा आप लोग लिखिएगा पॉलीकार्पिक पादप क्या है। तो आप लोग लिखिएगा, हमने क्या लिखा, मोनोकार्पिक तथा पॉलीकार्पिक पादप क्या है। तो आप लोग बताइएगा। तो लिखिएगा मोनोकार्पिक, ऐसा पौधा जो केवल, क्या देता है, ऐसा पौधा जो केवल एक बार पुष्प देता है, तो इसे मोनोकार्पिक पादप कहते हैं,
ठीक है भाई और बहन, हमने क्या लिखा, ऐसा पौधा जो केवल एक बार पुष्प देता है तो इसे हम क्या कहते हैं, मोनोकार्प, यानी एक बार ही पुष्प देता है। ठीक है, और दूसरा लिखिएगा, दूसरा में आप लोग बताइएगा पॉलीकार्पिक में क्या लिखेंगे, ये एक बार देता है और वो एक से अधिक बार। ठीक है, लिखिएगा ऐसा पौधा जो एक से अधिक बार पुष्प देता है तो इसे पॉलीकार्पिक पादप कहते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा, ऐसा पौधा जो एक से अधिक बार पुष्प देता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पॉलीकार्पिक कहते हैं, और जो एक बार देता है उसे मोनोकार्पिक। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई और बहनों, मैं नीचे मिटा रही हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, पुंकेसर तथा स्त्री केसर का नामांकित चित्र द्वारा दर्शाएं। ठीक है, चित्र द्वारा दर्शाएं। तो अब देखिएगा आप लोग चित्र द्वारा, देखिए पुंकेसर, तो देखिए पुंकेसर का फिगर कैसा होता है। ठीक है, ये हुआ पुंकेसर, और इधर देखिए इसे थोड़ा और बड़ा कीजिए। ठीक है, इधर हुआ स्त्री केसर, इसे थोड़ा और बड़ा करते हैं, ऐसे होता है ना। ठीक है, जैसे देखिए, आप देखिए यहाँ हुआ। ठीक है, क्या होगा, पराग कोश। ओके, उसके बाद हम जानेंगे इधर इधर क्या क्या होता है बताइएगा। यहाँ क्या होता है, बीजांड। ठीक है, यहाँ देखिए क्या होता है, वर्तिकाग्र। क्या होता है, वर्तिकाग्र। उसके बाद वर्तिका, उसके बाद अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय। उसके बाद बीजांड। क्या हुआ, बीजांड। और यहाँ क्या होगा, वृत्त। इसको हम बोलते हैं, जब दोनों के बीच में हो तो इसको हम बोलते हैं योजी। ये क्या हुआ, योजी। ये हुआ पुमंग का। ठीक है, और ये हुआ स्त्री का, पुंकेसर का और स्त्री का। इसके ऊपर क्या हुआ, परागकोश, और यहाँ क्या होगा, वृत्त। और जब दोनों के बीच में जो होगा उसको हम बोलते हैं योजी। ठीक है, और इधर हुआ वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड। तो आप लोग को ये पता होगा। तो देखिए इसको हम बोलते हैं पुमंग। पुमंग के इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर। जब एक रहेगा तो पुंकेसर कहेंगे, और जब एक से अधिक रहेगा तो पुमंग। ये हुआ जयांग। जयांग, जयांग के इकाई को क्या कहते हैं, स्त्री केसर। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया। पुमांग, पुमांग के इकाई को पुंकेसर, जयांग, जयांग के इकाई को स्त्री केसर। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है भाई और बहनों, उसके बाद मैं देखती हूँ अगले क्वेश्चन। ठीक है,
तो मैं ऊपर मिटाऊं भाई और बहनों? आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके हैं और नए अंदाज में नोट कीजिए, ठीक है, क्योंकि नए अंदाज में पढ़ना है। तो फिर मैं चलती हूँ अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। लिखिएगा अलैंगिक जनन, लिखिएगा 10वां क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन, अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं? हमने क्या लिखा? अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं? तो आप लोग इसका आंसर बताइए, ठीक है, क्या समझते हैं? उदाहरण भी उदाहरण सहित, उदाहरण सहित समझाए, ठीक है, उदाहरण सहित। तो आप लोग लिखिएगा आप लोग अलैंगिक, आप लोग पीछे भी मैं इसका आंसर बताएं। अलैंगिक जनन की वह विधि, हमने क्या लिखा? अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें संतान, ठीक है। हम ये क्वेश्चन आप लोग को पीछे भी बता चुके हैं, बस थोड़ा सा अलग है। हमने क्या पूछा? उल्टा पुल्टा के क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें संतान का निर्माण जीव के शरीर पे हो, ठीक है। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें संतान का, आप लोग लिखते जा रहे हो, निर्माण, संतान का निर्माण जीव के शरीर अर्थात उभार, क्या होगा? अर्थात उभार। तो आप लोग बताइएगा उभार क्या होता है, बताइए। अर्थात उभार, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? अलैंगिक, आप लोग नहीं बताए तो देखिए, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें संतान का निर्माण जीव के शरीर पर उभार अर्थात, यहाँ लिखेंगे अर्थात किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा बने, तो वह मुकुलन कहलाता है, ठीक है भाई बहनों। हमने क्या लिखा? अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें संतान का निर्माण जीव के शरीर पर उभार अर्थात मुकुलन द्वारा बने, तो उसे हम वो क्या कहलाता है? वो मुकुलन कहलाता है, ठीक है। तो क्या कितना क्वेश्चन आज मैंने बताई? 10 क्वेश्चन बताई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा 10 क्वेश्चन देखे होंगे और कॉपी में नोट किए होंगे और अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं तक रखती हूँ, फिर मैं अगले वीडियो में देखती हूँ। छठ पूजा की छुट्टी होगी, देखते हैं, 2 दिन से तो ज्यादा नहीं ना मिलेगा, ठीक है, 2 से 3 दिन मिलेगा, उम्मीद करो कि 2 ही दिन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ, क्योंकि हमने क्या बोला, छठ पूजा बार बार आएगा और आप लोग बार बार मनाइएगा, ठीक है। और पढ़ाई ये जिंदगी बार बार नहीं आएगी, इसीलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। तो अब मैं चलती हूँ, ठीक है। और अच्छे से आप लोग पढ़िए और मेरा वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब कीजिए, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, ओके, बाय बाय, टाटा। आप लोग अच्छे से मस्त रहिए और अच्छे से छठ पूजा मनाइए।